गाइस आज हम यहाँ पर 10 जुलाई 2016 का शिफ्ट वन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। राइट। सो पहला क्वेश्चन है, ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर्स लिस्टेड बिलो विच वन इज द फास्टेस्ट। सो जो नीचे दिए गए हैं कंप्यूटर्स के नाम, मतलब कि सुपर कंप्यूटर्स के नाम, उनमें से सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है। पहला परम 8000, दूसरा परम 10,000, परम योगा 2 और परम योगा। सो गाइस यहाँ पर इन सुपर कंप्यूटर्स के आप लिस्ट भी नाम भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से सुपर कंप्यूटर थे। सो इसमें सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम है परम युवा 2। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग लिस्ट द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। पहला एनईएक, दूसरा यूनिवैक, तीसरा एनालिटिकल इंजन और तीसरा है एडसेक। सॉरी, चौथा है एडसेक। राइट। सो यहाँ पर जनरल पर्पस के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर कंप्यूटर था एनईएक। राइट। सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस पर बेस्ड थे, मतलब कौन सी कंपोनेंट यूज करा जाता था। पहला सिलिकॉन चिप्स, दूसरा बायो ऑप्टिक्स, तीसरा ट्रांजिस्टर और चौथा है वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब। सो गाइस सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज करा जाता था। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। नीचे दिए गए कंपोनेंट्स में से कौन से दो ऐसे कंपोनेंट्स है जो सीपीयू के कंपोनेंट हैं। राइट। पहला एएलयू एंड बस, दूसरा रजिस्टर्स एंड मैन मेमोरी, तीसरा कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू और चौथा है कंट्रोल यूनिट एंड बस। सो इस पहले नंबर का एएलयू एंड बस, बस तो नहीं हो सकता, पहले नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। रजिस्टर एंड मैन मेमोरी, तो मैन मेमोरी भी सीपीयू का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। राइट। सो सीयू, एएलयू और एमयू ये तीनों सीपीयू के कंपोनेंट है। सो तीसरे नंबर का आंसर होगा। और कंट्रोल यूनिट एंड बस, बस फिर से आ गया, मतलब ये बस वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। राइट। सो आंसर तीसरे नंबर का नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इन इंग्लिश लेटर आर कॉल्ड। कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। पहला है सिंबॉलिक कोड्स, दूसरा निमोनिक्स, तीसरा ग्रे कोड्स और चौथा है ओपी कोड्स। सो जब भी इंग्लिश में लिखे हुए लेटर्स होते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लेटर में लिखे होते हैं, so वो कहलाते हैं सिंबॉलिक कोड्स। राइट। सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एएलयू ऑफ अ कंप्यूटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट्स कॉल्ड। कंप्यूटर के एएलयू में स्थित स्टोरेज तत्वों को क्या कहा जाता है। मतलब जो एएलयू में स्टोरेज के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। पहला सेमीकंडक्टर मेमोरी, दूसरा रजिस्टर, तीसरा हार्ड डिस्क और चौथा है मैग्नेटिक डिस्क। यहाँ पर एएलयू में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं स्टोरेज के लिए वो कहलाते हैं रजिस्टर्स। राइट। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस द सीपीयू। मतलब इनमें से सीपीयू किस पर स्थित होता है। पहला मदरबोर्ड, दूसरा पीरोम, तीसरा एएलयू और चौथा है हार्ड डिस्क। सो जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं और सीपीयू भी मदरबोर्ड पर ही स्थित होता है, मतलब इनबिल्ट होता है। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का मदरबोर्ड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर किसे कहा जाता है। पहला, वन दैट इज यूज्ड बाय ए सिंगल पर्सन, जो कि एक ही व्यक्ति के द्वारा प्रयोग करा जाता है। दूसरा, वन दैट इज असाइंड अ सिंगल टास्क, जिसे एक ही कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा, यूजेस ओनली वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि केवल एक ही प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करता है। चौथा, यूजेस ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करता है। सो इस डेडिकेटेड कंप्यूटर वह कहलाते हैं जो सिंगल टास्क ही करते हैं, जिन्हें सिंगल टास्क ही दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा वन दैट इज असाइंड अ सिंगल टास्क, मतलब सेकंड नंबर का इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू। कंप्यूटर के सर्वर में जो दूसरे कंप्यूटर को साधन उपलब्ध कराते हैं वे खालिस्तान से जुड़े होते हैं। पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर, दूसरा सुपर कंप्यूटर, तीसरा नेटवर्क और चौथा है क्लाइंट। सो कंप्यूटर के सर्वर में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जो आगे दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, वो कहलाते हैं नेटवर्क। सॉरी, वो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। राइट। मतलब कि पूरा नेटवर्क किया हुआ है और उस नेटवर्क में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहा है। राइट। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का नेटवर्क। वो सारे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस वन वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स। एक कंप्यूटर सिस्टम निम्न इकाइयों के संयोजन से बना होता है। पहला इनपुट आउटपुट और कंट्रोल यूनिट्स, दूसरा इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोल यूनिट्स प्लस स्टोरेज, तीसरा इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज और चौथा इनपुट आउटपुट सीपीयू एंड स्टोरेज। तो गाइस कंप्यूटर है और वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और फिर स्टोरेज डिवाइस। राइट, तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी स्टोरेज। इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज के लिए सही नहीं है। पहला है इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी स्टोरेज, सूचना को प्राइमरी स्टोरेज में भेजा जाना चाहिए। दूसरा है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर, यह प्रोसेसर का एक हिस्सा है। तीसरा है इट अलाउज फास्ट एक्सेस टू डेटा, यह डेटा को तीव्र गति से पढ़ने में सहायक होता है। और चौथा है इट इज मोर एक्सपेंसिव, यह बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, सो इस प्राइमरी स्टोरेज के संबंध में इनमें से दूसरे नंबर का आंसर मतलब कि यह एक प्रोसेसर का हिस्सा है, ये सही नहीं है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड पर अलग इन्बिल्ट होती है, ये प्रोसेसर के साथ में नहीं लगी होती। प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर का हिस्सा नहीं है। प्रोसेसर अलग होता है और मेन मेमोरी अलग होती है, प्राइमरी मेमोरी अलग होती है। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of memory is not directly addressable by CPU? It requires a piece of software called EMS. किस प्रकार की मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा प्रयोग नहीं की जाती। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे ईएमएस कहा जाता है। सो पहला है एक्सपेंडेड मेमोरी, दूसरा एक्सटेंडेड मेमोरी, तीसरा बेस मेमोरी और चौथा है कन्वेंशियल मेमोरी। सो एक्सपेंडेड मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसका सीपीयू सीधे उपयोग नहीं कर सकता है। इससे उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे ईएमएस कहा जाता है। राइट, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टेली टाइपर टर्मिनल इज एन टेली टाइप राइटर टर्मिनल खालिस्तान है। एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है या फिर स्टोरेज डिवाइस है। तो इस टेली टाइप राइटर टर्मिनल एक प्रकार की इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है। राइट, तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स प्रिंटेड टेक्स्ट। निम्न में से कौन प्रिंटेड टेक्स्ट का इनपुट करता है। मतलब कि देखा होगा आपने, हमारे पास कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है, उसको मशीन के द्वारा स्कैन करा जाता है और वो इनपुट करता है उस टेक्स्ट का। राइट, वो कहलाती है ओसीआर। ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। राइट, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का ओसीआर। आपने में भी देखा होगा जैसे बैंक के चेक होते हैं उनमें नीचे नंबर्स लिखी होती हैं और उसे एक स्कैनर से स्कैन करा जाता है, वो ओसीआर कहलाता है। राइट, सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। वाईफाई, गेम पैड, ट्रैक बॉल या मिडी कीबोर्ड। सो गाइज यहाँ पर गेम पैड मतलब गेम खेलने के लिए जो गेम खेलते टाइम जो इनपुट दिए जाते हैं वो गेम पैड कहलाती है। ट्रैक बॉल माउस टाइप का एक हिस्सा होता है, मतलब माउस के जैसा ही एक इनपुट डिवाइस है। और मिडी कीबोर्ड ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड का एक टाइप है। सो यहाँ पर वाईफाई है, वाईफाई इनपुट डिवाइस नहीं है। राइट, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस आर स्टोर्ड इन। जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के द्वारा जो रिजल्ट मिलता है उसे कहाँ स्टोर करा जाता है। पहला रोम में, दूसरा कैशे मेमोरी में, तीसरा रजिस्टर में और चौथा एक्यूमुलेटर में। राइट, सो गाइस एएलयू के द्वारा जो भी रिजल्ट मिलते हैं उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करा जाता है। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट है डिवाइसेस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द सीपीयू। सीपीयू से डेटा प्राप्त करने वाली डिवाइस कौन सी है। तो पहला है एएलयू, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा है सिग्नल डिवाइसेस और चौथा है डिजिटल डिवाइसेस। सो जब भी गाइस सीपीयू से हमें जो डेटा मिलता है उन्हें रिसीव करता है आउटपुट डिवाइसेस। राइट, सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्रोग्राम्स, सुपरवाइजरी प्रोग्राम, सिस्टम एड्स, सर्विस प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। मतलब कि कंट्रोल प्रोग्राम, सुपरवाइजरी प्रोग्राम, सिस्टम हेड, सर्विस प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम ये सारे एक साथ मिलकर किसे बनाते हैं। पहला असेंबलर को, दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, तीसरा मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स को और चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हैं। राइट, सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ। सेल इनमें से किसका फीचर है। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, दूसरा यूनिक्स का, तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का और चौथा मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्राम का। सो इस यहाँ पर सेल यूनिक्स का एक फीचर है। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का यूनिक्स। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है उबांटू मिंट एंड फेडोरा आर वर्जन ऑफ। उबांटू मिंट और फेडोरा किसके संस्करण है, मतलब किसके वर्जन है? एमएस डॉस के, एप्पल मैक ओएस एक्स के, विंडोज 10 के, या फिर लाइनक्स लाइनक्स के। गाइस यहाँ पर ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं और उनमें से लाइनक्स के वर्जन ये चारों, मतलब कि सॉरी चारों नहीं तीनों, उबांटू मिंट और फेडोरा तीनों लाइनक्स के वर्जन है। राइट, सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी प्रोटेक्शन इज नॉर्मली डन बाय। मेमोरी का प्रोटेक्शन किसके द्वारा करा जाता है? पहला प्रोसेसर और एसोसिएटेड हार्डवेयर के द्वारा, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, तीसरा यूजर प्रोग्राम के द्वारा और चौथा कंपाइलर के द्वारा। तो गाइस मेमोरी का प्रोटेक्शन जो प्रोसेसर है और उससे एसोसिएटेड जो उसके साथ लगे हुए हार्डवेयर है उनके द्वारा प्रोटेक्टेड करी जाती है। राइट, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द सेंटर ऑफ द ओएस, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज टू द अदर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्र में होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य हिस्सों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है? पहला है रजिस्टर, दूसरा कर्नेल, तीसरा सीमोस और चौथा है एपीआई। सो गाइस कर्नेल होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मिडिल में होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बाकी के हिस्से हैं उन्हें बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। राइट, सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का कर्नेल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड एज। एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और शेयरवेयर। तो गाइस एमएस वर्ड हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपने कंप्यूटर में रखते हैं, यदि हमें जरूरत होती है तब। तो जरूरत के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रखे जाते हैं वो कहलाते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है विच फाइल्स स्टार्ट्स द वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड। इनमें से कौन सी कमांड या कौन सी फाइल एमएस वर्ड को रन करती है? राइट, सो विनवर्ड डॉट ई एक्सी, वर्ड डॉट ई एक्सी, एमएस वर्ड डॉट ई एक्सी और वर्ड 2000 डॉट ई एक्सी। सो गाइस ये कुछ कमांड्स दी गई हैं, इन इनमें से कौन सी कमांड को देने पर एमएस वर्ड ओपन हो जाता है? राइट, सो ये कमांड कहाँ दी जाती है? ये दी जाती है रन डायलॉग बॉक्स में। हमने पहले पढ़ा हुआ है रन डायलॉग बॉक्स खोला जाता है या तो हम स्टार्ट बटन में जाकर रन कमांड को सर्च कर सकते हैं, रन को, या फिर विंडो बटन प्लस आर दबाएंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगी, यानी कि रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर उसमें हम winword डॉट exe कमांड देकर हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। राइट, तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड। कितने तरीकों से हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? पहला 5 तरीकों से, दूसरा 4 तरीकों से, तीसरा 3 तरीकों से और चौथा 2 तरीकों से। तो गाइस हम यहाँ पर एमएस वर्ड को, पहला तरीका हो गया हम ऑफिस बटन में जाकर सेव ऑप्शन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, दूसरा कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का यूज करके कर सकते हैं और तीसरा F12 फंक्शन की का यूज करके हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर एमएस वर्ड को मैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के 3 तरीके हैं, सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर्स इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए बैकग्राउंड कलर इफेक्ट्स निम्न में से किस में नहीं दिखाई देंगे? पहला वेब लेआउट व्यू में, दूसरा प्रिंट लेआउट व्यू में, तीसरा रीडिंग व्यू में और चौथा है प्रिंट प्रीव्यू में। तो ये जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट है और उसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो उसमें जो बैकग्राउंड में कलर इफेक्ट्स शो करे गए हैं वह प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखाई देंगे। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द ग्राफिक सॉल्यूशन ऑफ एमएस वर्ड। इनमें से वह कौन सा कंपोनेंट है जिसके द्वारा हम एमएस वर्ड में ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं? राइट, पहला वर्ड आर्ट, दूसरा ड्रॉप टेप, तीसरा क्लिपबोर्ड और चौथा क्लिप आर्ट। सो गाइस यहाँ पर क्लिप आर्ट एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा हम एमएस वर्ड में ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मिनिमम स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट बिटवीन 2 कॉलम्स। वर्ड डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम्स के बीच में कम से कम कितना स्पेस होना चाहिए? 0.5, 1, 1.5 या फिर 0? राइट, सो यहाँ पर कम से कम 0 स्पेस तो होना चाहिए। राइट, सो 2 कॉलम के बीच में एमएस वर्ड में 0 स्पेस होना चाहिए, आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज। वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करिए टेबल में अधिकतम कितने कॉलम जोड़े जा सकते हैं? राइट, पहला है 63, दूसरा 65, तीसरा 15 या फिर 55। सर जब भी हम एमएस वर्ड में एक टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ 63 कॉलम्स को ही लगा जोड़ सकते हैं। तो आंसर होगा पहले नंबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस जेड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट मींस। कंट्रोल प्लस जेड को दबाने का मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या है? पहला रीडू द लास्ट एक्शन, मतलब पिछले एक्शन को रिपीट करना। दूसरा अंडू द लास्ट एक्शन, जो लास्ट एक्शन करा गया उसको अंडू करना। तीसरा ऐड अ न्यू पेज, एक नया पेज ऐड करना। और चौथा है पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड से कंटेंट को पेस्ट करना। तो गाइस हमने पहले पिछले क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी स्टेप को दोहराना चाहते हैं, मतलब जो हमने पहले स्टेप करा है और उसको दोहराना है, तो हम कंट्रोल प्लस वाई यानी कि रिडू करेंगे। और अगर हम किसी पिछले करे गए स्टेप को वापस करना चाहते हैं, मतलब एक स्टेप पीछे होना चाहते हैं, तो उसे हम करेंगे अनडू यानी कि कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का अनडू द लास्ट एक्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक डिफरेंट दूसरे प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? पहला लोटस 123, दूसरा SPSS, तीसरा विजी कैल्क और चौथा है MS। सो गाइस यहाँ पर लोटस 123, विजी कैल्क और MS एक्सेल ये तीनों स्प्रेडशीट के एग्जाम कंपोनेंट्स हैं। राइट, मतलब इन तीनों पर स्प्रेडशीट वाला काम करा जाता है, मतलब टेबुलर काम किया जाता है। पर SPSS दूसरे प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो ये होगा, इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का SPSS। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ सेल एड्रेस इन आ स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट में जब एक सेल का क्रिएशन होता है तो उस सेल का एड्रेस हम किस तरह से लिखेंगे? पहला 155, 1.55, 21A और A21। वैसे जब भी हम एक सेल एड्रेस लिखते हैं, अब किसी भी सेल का एड्रेस बनता है पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। अब कॉलम का नाम जो होता है वो ABCD, मतलब कि अल्फाबेटिकल शो करा जाता है, और रो के जो हेडिंग्स होती हैं, रो का नाम होता है वो नंबर्स में शो करा जाता है। तो जब भी एक किसी सेल का एड्रेस बनेगा, मतलब एक किसी सेल का नाम बनेगा, तो पहले कॉलम का नाम आएगा और उसके बाद रो का नाम। और यहाँ पर A21 केवल इसी में है, पहले ए मतलब कि ये कॉलम का नाम है और 21 है ये रो का नाम है। सो यहाँ पर होगा इसका आंसर चौथे नंबर का A21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉलम्स डज अ वर्कशीट ऑफ एक्सेल 2013 है। एक्सेल 2013 के वर्कशीट में टोटल कितने कॉलम होते हैं? तो जब भी एक्सेल होती है, एक्सेल में रो और कॉलम्स होते हैं। अब एक्सेल में टोटल रो XFD, राइट, मतलब कि 16,384 टोटल कॉलम होते हैं। तो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रेडशीट इज दैट इट हैज थ्री टाइप्स ऑफ एंट्रीज। 2000। स्प्रेडशीट की एक विशेषता यह है कि इसमें तीन प्रकार की एंट्रीज करी जा सकती हैं, वो खालिस्तान है। पहला है नंबर, फॉर्मूला और लेवल को। दूसरा है डेटा, वर्ड्स और नंबर्स। तीसरा वर्ड्स, नंबर और लेवल। और चौथा है समीकरण, डेटा और नंबर। तो फिर जब भी एक्सेल में या स्प्रेडशीट में हम एंट्रीज करते हैं तो उसमें तीन प्रकार की एंट्री करी जा सकती है, नंबर्स की, फॉर्मूलाज की और लेवल्स की। राइट, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का नंबर, फॉर्मूला एंड लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज स्प्रेडशीट डेटा ऑर्गेनाइज। स्प्रेडशीट में डेटा, मतलब कि स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल, इसमें डेटा किस तरह से व्यवस्थित होता है? पहला लाइंस और स्पेसेस में, मतलब लाइन और स्पेस में। दूसरा स्पेस और लेयर्स में। तीसरा हाइट और विड्थ में। और चौथा है लोअर और रो और कॉलम्स में। सो इस हमने कई बार पढ़ा हुआ है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ा हुआ है कि स्प्रेडशीट में टेबुलर काम होता है, और टेबल्स होती हैं और रो और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का रो एंड कॉलम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्प्रेडशीट वन फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड। स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को खालिस्तान कहा जाता है। तो इस MS एक्सेल में जब भी हम काम करते हैं तो वहां होता है टेबुलर काम, और टेबल्स में हम कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको और आसान बनाने का काम करते हैं फंक्शंस। फंक्शन मतलब कि सम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे फंक्शंस होते हैं। अब जब भी हम एक फंक्शन के अंदर किसी एक और फंक्शन का यूज करते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का यूज करना, ये कहलाता है नेस्टेड। राइट, सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का नेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल में सिलेक्टेड सेल्स का चार्ट क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करेंगे? पहला F11 का, दूसरा F10 का, F4 का, फिर या फिर F2 का। तो ये जब भी हमें जो डेटा दिया गया है एक्सेल में और उसमें सिलेक्टेड डेटा का चार्ट क्रिएट करना है, तो हम उसके लिए F11 फंक्शन की इसका यूज करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली जो डेटा सिलेक्टेड है उससे एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। राइट, तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पावर पॉइंट फीचर शुड बी अप्लाइड टू क्रिएट मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड।
किसी स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट पर मोशन इफेक्ट डालने के लिए किस पावर पॉइंट फीचर का यूज करा जाता है? पहला स्लाइड डिजाइन, दूसरा स्लाइड ट्रांजिशन, तीसरा एनिमेशन ऑब्जेक्ट, और चौथा है एनिमेशन स्कीम। तो जब भी हमें पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स पर ऑब्जेक्ट दी गई हैं उनमें हमें मोशन इफेक्ट डालना है तो उसके लिए हमें एनिमेशन स्कीम फीचर का यूज करना होगा, राइट। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल कैन बी एडेड टू अ पीपीटी प्रेजेंटेशन। दे आर, किसी भी प्रेजेंटेशन में दो तरह की साउंड इफेक्ट्स फाइल को डाला जा सकता है। वह कौन सी फाइल है? पहला डॉट वेब फाइल और डॉट मेड फाइल, दूसरा है डॉट वेब और डॉट जी आई एफ फाइल, तीसरा डॉट वेब और डॉट जेपीजी फाइल, और चौथा है डॉट जेपीजी डॉट जी आई एफ फाइल, राइट। सो गाइज यहाँ पर जेपीजी फाइल्स, जेपीजी कोई फाइल मतलब कि साउंड इफेक्ट वाली फाइल्स नहीं है। सो यहाँ पर दो ऑप्शन, जिसमें जेपीजी फाइल है ये तो नहीं हो सकते, मतलब तीसरा और चौथा नहीं हो सकता है। इसके अलावा जीआईएफ होता है छोटी छोटी क्लिप्स टाइप की, मतलब वीडियो क्लिप्स छोटी छोटी, ये भी कोई साउंड इफेक्ट्स नहीं है। सो आंसर होगा पहले नंबर का डॉट वेब और डॉट मिड फाइल्स, राइट। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। गाइस जब भी हमें सीपीसीटी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आंसर समझ नहीं आ रहा होता है तो हम उसे जो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं उन्हीं से फिल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया कि इनमें से कौन सा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो उस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय। एक कंप्यूटर इंटरनेट पर किस तरह से पहचाना जाता है? आईपी एड्रेस के द्वारा, ईमेल एड्रेस ऑफ द ओनर, ओनर की ईमेल एड्रेस के द्वारा, पासवर्ड के द्वारा, या फिर क्रिप्टोग्राफिक कोड के द्वारा, राइट। सो गाइस जब भी हम इंटरनेट पर कनेक्टेड होते हैं तो हर एक डिवाइस का अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है और उसी आईपी एड्रेस से उस डिवाइस को जाना जाता है। सो यहाँ पर होगा पहला आंसर आईपी एड्रेस, जिसके द्वारा कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी डिवाइस है, उसे इंटरनेट पर पहचाना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग। एक वेब पेज को किसके द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है? तो जब भी हमें कोई भी वेब पेज सर्च करना होता है तो उसका एक ही पर्टिकुलर यूआरएल होता है जिसके द्वारा हम उसे सर्च कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि तीसरे नंबर का इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रैम फॉर इंटरनेट एक्सेस। यदि हमें अपने डिवाइस में इंटरनेट चलाना है तो हमें कम से कम कितनी रैम की आवश्यकता होगी, राइट। 16 MB की, 32 MB की, 8 MB की, या फिर 64 MB की। तो guys, जब भी हमें अपने डिवाइस में इंटरनेट चलाना होता है तो उसमें हमें कम से कम 32 MB रैम की जरूरत होती ही है। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस चेंज टेम्पररी एज एप्लीकेशन कनेक्ट टू द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस एप्लीकेशनों के इंटरनेट से जुड़ने पर अस्थायी रूप से बदल जाता है? क्योंकि जब भी हम इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस जो जुड़ने के बाद या मतलब इंटरनेट पर जुड़ने पर अपने आप बदलता रहता है, स्थायी नहीं रहता, वह कहलाता है डायनामिक आईपी एड्रेस, राइट। तो आंसर होगा दूसरे नंबर का डायनामिक आईपी एड्रेस, जो बार बार अपने आप बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंटरनेट पैरालांस डीएनएस स्टैंड फॉर। इंटरनेट के संदर्भ में डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? पहला डायनामिक नेम सिस्टम, दूसरा डोमेन नेम सिस्टम, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, चौथा डिवाइडेड नेम सिस्टम। सो गाइस इंटरनेट के संदर्भ में डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेयर्ड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू इट्स स्टाफ इज। किसी संस्था में अपने स्टाफ को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शेयर्ड नेटवर्क क्या कहलाता है? पहला है इंटरनेट, दूसरा इंट्रानेट, तीसरा एक्स्ट्रानेट, और चौथा है डेलनेट। तो guys, जब भी एक सपोज एक बिल्डिंग है और उसमें सारा स्टाफ बैठा हुआ है और उस सारे स्टाफ को कनेक्टिविटी हमें देना है तो उसके लिए हम इंट्रानेट का यूज करते हैं, राइट। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी और आईपी। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, टीसीपी और आईपी दोनों प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल है, राइट। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूजर डाउनलोड ईमेल फ्रॉम। एक यूजर ईमेल कहाँ से डाउनलोड करता है? आईपी सर्वर से, मेल बॉक्स से, या फिर इंटरनेट से। सो गाइस जब भी ईमेल होती है, ईमेल को डाउनलोड करना मेल सर्वर अवेलेबल कराता है। यदि हमें मेल को पढ़ना है तो वो मेल सर्वर अवेलेबल कराएगा। So, इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का मेल सर्वर। नेक्स्ट है, विच वन इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एन ईमेल। इनमें से कौन सा सही तरीका है ईमेल लिखने का? पहला डी के मैथ एट डीप सी डॉट एजू,
दूसरा है dkmehta@deepseek.edu, तीसरा है www.dkmehta.edu और चौथा है dkmehta.deepseek.edu। सो गाइस जब भी हमें एक ईमेल एड्रेस लिखना हो, सो ईमेल एड्रेस में क्या क्या होना जरूरी है, एक यूजर नेम @ और उसके बाद डोमेन नेम, राइट। सो यहाँ पर देखिए नीचे सबसे लास्ट का चौथे नंबर में @ या डोमेन ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके अलावा तीसरे नंबर में www, इसमें भी कोई यूजर नेम और डोमेन नेम समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा दूसरे नंबर का जिसमें डबल @ है और यहाँ पर कुछ भी डोमेन नेम समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पहले नंबर का है जिसमें यूजर नेम डीके मेहता साफ साफ समझ में आ रहा है, इसके बाद @ के बाद में एक डोमेन नाम दिया गया है, राइट। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। इस तरह इस फॉर्म में हम ईमेल एड्रेस को लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईमेल एड्रेस kfc@solu.edu, kfc इज द। सो जो ये एक ईमेल एड्रेस दिया गया है इसमें kfc क्या है, पहला पासवर्ड, दूसरा सर्वर नेम, तीसरा यूजर नेम और चौथा डोमेन नेम। सो गाइस इसमें kfc एक यूजर नेम है, इसके बाद @ है और उसके बाद एक डोमेन नेम दिया गया है, राइट। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, KFC एक यूजर नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल डील्स विद ईमेल। तो ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, या फिर ईमेल को ऑपरेट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है, पहला FTP, दूसरा SMTP, तीसरा LPD या चौथा एक्सविंड। सो गाइस हमने पहले भी क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है कि ईमेल को रिस्पॉन्ड करने का काम होता है SMTP का, और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल मैसेजेस वन डिस्कवर्स इन द ईमेल बॉक्स आर कॉल्ड। ईमेल बॉक्स में मिलने वाले वांछित वाणिज्यिक संदेशों को खालिस्तान कहा जाता है, या फिर अनचाहे मेल, या फिर अननेसेसरी मेल क्या कहलाते हैं, वायरस कहलाते हैं, वॉर्म्स कहलाते हैं, कुकीज या फिर स्पैम। तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो भी अननेसेसरी मेल्स होते हैं वो जंक ईमेल कहलाते हैं या फिर स्पैम, और मेल में इसे स्पैम नाम के एक फोल्डर के अंदर रखा जाता है, राइट। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज JPEG स्टैंड फॉर। JPEG का फुल फॉर्म क्या है, पहला ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, दूसरा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तीसरा है ज्वाइंट फोटोजेनिक एक्सपर्ट्स ग्रुप और चौथा है ज्वाइंट फोटो डायरेक्टेड एक्सपर्ट्स ग्रुप, राइट। सो इसका आंसर है गाइस दूसरे नंबर का, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, राइट। तो गाइज यहाँ पर 10 जुलाई 2016 के पहली शिफ्ट के हमारे सारे 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। सो जो भी समझ में नहीं आया हूँ आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारे शॉर्ट फॉर्म या काफी सारी चीजों के बारे में नॉलेज होगा, राइट। सो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में गाइस।